नमस्कार दोस्तों। केजी के समाज के प्रकाश स्तंभ की हमारी इस नई सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिस्बेन से आपका मेजबान केतन चावड़ा, मेरे ऑस्ट्रेलिया के दोस्त के साथ। नमस्ते। ये एक बिल्कुल नई सीरीज है और हम श्री कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज की जड़ों की इस यात्रा पर निकलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इसे ऐसी कहानियां साझा करेंगे जिन्हें बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार, कृषि पंडित अवार्ड और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। हाँ, और हमारे समाज के अपने अवार्ड्स जैसे ज्ञाति दीपक और समाज रत्न भी। और आज हम बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। जी, और हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतरेंगे जिनकी कला और साहित्य दोनों ही नर्मदा नदी के साथ जैसे एक हो गए। ये कहानी सिर्फ एक पुरस्कार की नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां एक चित्रकार शब्दों का जादूगर बन गया। हम बात कर रहे हैं श्री अमृतलाल वेगड़ की। जी, तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कौन थे अमृतलाल वेगड़ और कहां से उनकी ये यात्रा, ये सफर शुरू हुआ? अमृतलाल वेगड़ जी का जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा, जबलपुर में। जी, पर उनका परिवार गुजरात के कच्छ से था, कुंभारिया गांव से, और वे कच्छ के मिस्त्री समुदाय से थे। और उनके पिता वो जबलपुर कैसे पहुंचे? उनके पिता गोवामाल जीवन वेगड़ एक रेलवे ठेकेदार थे। वो काम के सिलसिले में 1906 में ही जबलपुर में बस गए थे। अच्छा। तो बचपन में अमृतलाल जी अक्सर अपने पिता के साथ जबलपुर से भेड़ाघाट तक पैदल जाते थे। पैदल? वो तो काफी दूर है। हाँ, करीब 20 किलोमीटर। हाँ। और वहीं उसी रास्ते पर उन्होंने पहली बार परिक्रमावासियों को देखा। अच्छा। वो लोग जो सिर पर गठरी, हाथ में कमंडल लिए नर्मदे हर का जाप करते हुए चलते थे। एक बच्चे के मन पर उन दृश्यों का अब सोच सकते हैं एक बहुत गहरा असर हुआ मैं है। कल्पना कर सकती हूँ, यानी नर्मदा से उनका जुड़ाव तो बचपन में ही हो गया था। जी। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? वो कला की शिक्षा के लिए शांति निकेतन गए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय। वाह, शांति निकेतन। हाँ, 1948 से 1953 तक वो वहीं थे और उनके गुरु थे प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, उनका तो बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा। बोस ने उन्हें सिर्फ चित्र बनाना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें प्रकृति की सुंदरता को देखना और महसूस करना सिखाया। वेगड़ जी ने तो अपनी एक किताब अपने गुरु को समर्पित की है। अच्छा। हाँ, ये लिखते हुए कि जिन्होंने मुझे सुंदरता देखने की दृष्टि दी। ये तो गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल, और सिर्फ कला का ही नहीं, जीवन को देखने का नजरिया भी बदला। नंदलाल बोस ने एक बार वेगड़ जी से एक ऐसी बात कही जो उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। क्या बात थी वो? उन्होंने कहा, सिर्फ सफलता के पीछे मत भागो, क्योंकि सफल होने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। इसकी जगह अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करो। सफलता नहीं, सार्थकता। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नर्मदा की परिक्रमा उनके लिए उसी सार्थकता की खोज थी? निश्चित रूप से। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। वो बचपन के दृश्य और गुरु की ये सीख दोनों उनके अंदर कई सालों तक पकते रहे। और फिर 49 साल की उम्र में 1977 में उन्होंने अपनी पहली परिक्रमा शुरू की। 49 की उम्र में, जब ज्यादातर लोग एक तरह से सेटल हो जाते? जी, तब उन्होंने एक अनिश्चित यात्रा शुरू की। ये कोई तीर्थ यात्रा से ज्यादा अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक प्रयास था। और ये यात्रा कितनी लंबी चली? ये कोई 1-2 महीने की यात्रा नहीं थी, ये 22 साल तक चली। क्या 22 साल? हाँ, उन्होंने अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर अपनी परिक्रमा पूरी की। आखिरी परिक्रमा उन्होंने 1999 में पूरी की, तब वो 71 साल के थे। ये तो एक तपस्या है, पूरी एक पीढ़ी जितना समय है ये तो। बिल्कुल। तो इन 22 सालों में उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की होगी? अगर हम सिर्फ नर्मदा के दोनों किनारों की मुख्य परिक्रमा की बात करें तो वो करीब 1312 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर। पर वेगड़ जी सिर्फ नदी के किनारे नहीं चले, वो उसकी सहायक नदियों के किनारों पर भी घूमे, घने जंगलों से, पहाड़ों से गुजरे। सब मिलाकर उन्होंने कुल 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की। 4000 किलोमीटर पैदल। ये सोचने में भी अविश्वसनीय लगता है। और इस तपस्या में उनकी पत्नी कांता जी भी अक्सर उनके साथ होती थीं। वाह, इस यात्रा ने उन्हें कैसे बदल दिया? एक कलाकार के तौर पर, एक इंसान के तौर पर सबसे बड़ा असर क्या हुआ? सबसे बड़ा और शायद सबसे अप्रत्याशित असर ये हुआ कि नर्मदा ने उनके हाथ से कूची छीनकर कलम थमा दी। मतलब? वो खुद कहते थे, मैं तो रंगों की दुनिया का आदमी हूं,
पर नर्मदा मुझे खींचकर शब्दों की दुनिया में ले आई। अच्छा। वो जो अनुभव कर रहे थे, जो देख रहे थे, उसे सिर्फ चित्रों में समेटना वो मुमकिन नहीं था। मैं एक बात समझना चाहती हूँ। कई लोग यात्राएं करते हैं, लिखते भी हैं, पर वैगड़ जी के लेखन को एक सामाजिक दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास था उसमें? ये बहुत जरूरी सवाल है। उनका लेखन सिर्फ नदी, पहाड़ों और मंदिरों का वर्णन नहीं है। उनके लेखन का जो केंद्र है वो है इंसान। इंसान। जी, अपनी यात्रा में वो हजारों लोगों से मिले। डिंडोरी के बैगा आदिवासियों से लेकर शूलपानी झाड़ी के भीलों तक, साधुओं से लेकर आम किसानों तक। उन्होंने उन लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा और बिना किसी लाग लपेट के उसे अपने लेखन में उतारा। कोई ऐसा उदाहरण है उनकी किताबों से जो इस बात को और साफ करे? हाँ, उनकी किताब सौंदर्य नील नदी नर्मदा में एक प्रसंग है। वो लिखते हैं कि कैसे एक भील परिवार ने, जिनके पास खुद खाने को मुश्किल से कुछ था, अपनी एकमात्र रोटी उनके साथ साझा की। वेगर जी के लिए वो सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा नहीं था, वो नर्मदा के किनारे बसने वाली उस इंसानियत का असली चेहरा था, जो शायद शहरों की चकाचौंध में कहीं खो गई है। सही बात है। यही चीज उनके लेखन को सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत से उठाकर एक सामाजिक दस्तावेज बना देती है। और इसी यात्रा के अनुभवों से उनकी वो किताबें निकली जिन्हें इतने बड़े सम्मान मिले। जी बिल्कुल। कौन सी कृति थी वो जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उन्हें 2004 में उनके गुजराती यात्रा वृत्तांत सौंदर्य नी नदी नर्मदा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सौंदर्य नी नदी नर्मदा। जी, और ये पुरस्कार सिर्फ एक किताब का सम्मान नहीं था, ये उस 22 साल की तपस्या का और उस अनूठी नजर का सम्मान था जिससे वेगड़ जी ने नर्मदा को देखा था। तो इस किताब में ऐसा क्या खास था जिसने साहित्य अकादमी का ध्यान खींचा? क्या ये सिर्फ भाषा की सुंदरता थी या कुछ और? नहीं, ये दर्शन ही था। देखिए, उस समय के ज्यादातर यात्रा वृत्तांत जगहों पर केंद्रित होते थे। हम यहाँ गए, हमने ये देखा। हाँ। वेंगड़ जी ने अपनी किताब में नर्मदा को एक जगह या एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवित चरित्र बना दिया। एक जीवित चरित्र। हाँ, उन्होंने नदी के बदलते मूड, उसके गुस्से, उसके शांत स्वभाव, उसकी ममता को शब्दों में ऐसे पिरोया जैसे वो किसी इंसान के बारे में लिख रहे हों। अच्छा। उनकी किताब पढ़कर लगता है कि आप नदी के किनारे चल नहीं रहे, बल्कि नदी से बातें कर रहे हैं। यानी एक चित्रकार की आंख से देखा गया और एक दार्शनिक के मन से महसूस किया गया गद्य। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके शब्दों में चित्र दिखाई देते हैं। जब वो लिखते हैं कि शाम के समय सूरज की किरणें पानी पर पिघले हुए सोने की तरह लगती हैं, तो आप उसे पढ़ते नहीं हैं, आप उसे देखते हैं। वाह। यही उनकी कला थी और इसीलिए उन्हें यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साहित्य अकेडमी के अलावा भी उन्हें कई सम्मान मिले, है ना? जी, उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य साहित्य पुरस्कार भी मिला। और उनकी किताबें तो कई भाषाओं में अनुवाद भी हुई। हाँ, गुजराती के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और मराठी में भी अनुवाद हुआ, ताकि नर्मदा की ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक कलाकार, एक लेखक, और हमने सुना है कि वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता भी थे। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद वो खुद को किस नजर से देखते थे? यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उनकी विनम्रता। इतनी प्रसिद्धि और सम्मान के बाद भी वो खुद को एक दूसरे दर्जे का लेखक और दूसरे दर्जे का कलाकार कहते थे। ये तो हैरान करने वाली बात है। ऐसा क्यों मानते थे वो? उनका तर्क बहुत दिलचस्प था। वो मानते थे कि ईश्वर ने उन्हें ये दोनों कलाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसीलिए दी ताकि वो नर्मदा की सेवा कर सकें। अच्छा। वो कहते थे, अगर मैं बहुत बड़ा चित्रकार होता तो शायद मैं सिर्फ चित्र ही बनाता, और अगर मैं बहुत बड़ा लेखक होता तो शायद मैं लिखने में ही खो जाता। जी। मुझे दोनों कलाएं थोड़ी थोड़ी मिली ताकि मैं नर्मदा के बारे में लिख भी सकूं और उसके चित्र भी बना सकूं। ये बहुत गहरी बात है। उनका जीवन जैसे नर्मदा को समर्पित था, अपनी कला को नहीं। बिल्कुल, उनका पूरा अस्तित्व ही जैसे नर्मदा के लिए था। और पर्यावरण के क्षेत्र में उनका काम भी इसी समर्पण का हिस्सा था। जी, वो नर्मदा समग्र नाम की एक संस्था के अध्यक्ष थे जो नदियों में प्रदूषण के खिलाफ काम करती थी। अच्छा। पर उनका काम सिर्फ आंदोलनों तक सीमित नहीं था। वो असल बदलाव में विश्वास रखते थे। नदी के घाटों की सफाई के लिए, वहां शौचालयों की सुविधा के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि नदी की पूजा सिर्फ आरती उतारना नहीं, बल्कि उसे साफ रखना है। सही। और कहते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा भी नर्मदा से ही जुड़ी हुई थी। हाँ, वे हमेशा कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार नर्मदा के तट पर ही किया जाए।
उनकी एक बात जो हमेशा याद रहेगी वो ये थी, भले ही मैं कैलेंडर में मर जाऊं, मैं अपनी परिक्रमा की किताबों में जीवित रहूंगा। जब तक नर्मदा बहेगी मैं भी बहता रहूंगा। और 6 जुलाई 2018 को जब जबलपुर में उनका निधन हुआ तो वे हमेशा के लिए नर्मदा की धारा का हिस्सा बन गए। जी। अमृतलाल वेगड़ की कहानी सिर्फ एक लेखक या कलाकार की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि जब कोई किसी चीज को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है तो वो अमर हो जाता है। उन्होंने सफलता नहीं, सार्थकता को चुना और नर्मदा ने उन्हें वो सार्थकता दी। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी यात्राएं हमेशा बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर की जाती हैं। उनकी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा असल में अपने भीतर की ही एक यात्रा थी। आपने केजी के समाज के प्रकाश स्तंभ को सुना? हमारे अग्रदूत, हमारे दूरदर्शी, इतिहास के पन्नों में उनके योगदान हमेशा अंकित रहेंगे। नवाचार, लचीलेपन और केजी के समाज के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की भावना हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी रहेगी। उनकी गूंज सिर्फ अतीत से नहीं आती, वो वर्तमान में भी गूंजती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनकर रहेगी। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ सफलता ही सब कुछ मानी जाती है, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी नर्मदा हो सकती है जो हमें सार्थकता की ओर ले जाए? और जाने से पहले मैं आज चर्चा किए गए लेखक की कुछ अद्भुत किताबों के बारे में बताना चाहती हूँ। जी जरूर। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति हिंदी में नर्मदा की परिक्रमा है और गुजराती में वे सौंदर्यनी नदी नर्मदा के लिए जाने जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर यात्रा वृतांत। हाँ, और परिक्रमा नर्मदा मैयानी भी, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा अमृतस्य नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा भी जरूर देखें। और अच्छी बात यह है कि इनका अनुवाद गुजराती, अंग्रेजी, बंगाली और मराठी में भी हुआ है, तो हर कोई इनका आनंद ले सकता है। मैं सच में प्रोत्साहित करूंगी कि इन किताबों को जरूर पढ़ें। ये एक बहुत ही समृद्ध दृष्टिकोण देती हैं। जी, समय निकालकर इनमें से कोई एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए इन अविश्वसनीय पुस्तकों के बारे में हमारे केजी के गुजराती समुदाय और दुनिया भर के सभी भारतीय मित्रों के साथ जानकारी फैलाएं। कृपया इस चर्चा को लाइक करें और अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत प्यार। हंसते रहिए, आनंद लेते रहिए। जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।